चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है तो बताएगा सर को। यस सर। ठीक है, चलिए हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तीन लोग हैं बस। आई डोंट नो, आप लोगों की जो क्लास है शायद वो ऐसा लगता है नॉन सीरियस है इस एजुकेशन के बारे में। सारे लोग पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे, बस डिग्री चाहिए शायद। ज़्यादातर लोगों का शायद यही। चले खैर, बार आपका अपना वो है, मैं कौन होता हूँ इसमें बोलने वाला। चलिए अब हम आज देखेंगे कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कैसे लिखी जाती है। जो हम बात कर रहे थे वाटरफॉल के अंदर कि एसआरएस बनाया जाता है, तो एसआरएस कैसे बनाया जाता है, तो विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, तो उसमें एक IEEE के फॉर्मेट को हम डिस्कस करेंगे जिसमें 6 सेक्शन है। तो वो 6 सेक्शन की बेसिस पे हम पहले तो वो थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर हम एक सैम्पल देख लेंगे और ये काम आएगी आपको 7th सेमेस्टर में। जब आप 7th सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एसआरएस बनानी होगी। तो यहाँ देख लीजिए एसआरएस कैसे बनती है, वरना फिर आपको मुश्किल होगी। ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देखिए क्या चीज़ है। ठीक है, अब ये एक डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट का मतलब ये है कि कल हमने बात की थी कि एग्रीमेंट उस जुबान में लिखा जाता है जिसमें दोनों को समझ में आती है। लेकिन चैलेंज ये था कि जिसने लिखा है, जो नॉर्मली BA या रिक्वायरमेंट इंजीनियर है, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पढ़ी हुई है और उसको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी पढ़ी है, तो उसको डॉक्यूमेंट करना आता है। लेकिन जो दूसरी तरफ लोग बैठे हुए हैं, जो बिजनेस के लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो पहली चीज, डॉक्यूमेंट ऐसा होगा जो दोनों को समझ में आ रहा होगा, तभी एग्रीमेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब कैसे होगा हम देखते हैं जरा उसको। फिर दूसरी बात ये है कि जनाब ये एग्रीमेंट है, ठीक है ना, इससे आप डेविएट नहीं हो सकते हैं क्योंकि इंटेंजिबल है, विजिबिलिटी नहीं है। तो इस डॉक्यूमेंट में हम लिख लेंगे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, जिससे हमें स्कोप का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग FIP करेंगे, स्कोप छोटा सा होगा। नहीं सर, बहुत बड़ा है। मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट दिखाओ, कैसे पता चलेगा। डॉक्यूमेंट दिखाओगे कितनी स्क्रीन है, कितनी रिपोर्ट है, कितनी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, तो पता चल जाएगा। तो आप यानी अगर आप डेवलपमेंट टीम है और दूसरी टीम कस्टमर की है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो दिस इज एन एग्रीमेंट। ठीक है ना। अब वो 20 पेज की है, थोड़ी सी चीजें लिखी हुई हैं, तो प्रॉब्ली लेसर स्कोप। लेकिन अगर वो 100 पेज की है और बहुत सारे स्क्रीन और रिपोर्ट्स का रेफरेंस है, कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसका मतलब है लार्ज स्कोप, इसमें एफर्ट ज़्यादा लगेगी। ठीक है ना। 20 पेज में शायद 4 महीने की एफर्ट लग के सॉफ्टवेयर बन जाएगा, लेकिन अगर 100 पेज है तो शायद 6-8 महीने लगेंगे। ठीक है, तो क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, लार्ज प्रोजेक्ट है। तो दिस इज ए डॉक्यूमेंट जो आपको बताएगा क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो व्हाट फीचर्स, व्हाट कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसका डॉक्यूमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ए फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। अब देवर टू एक्सट्रीम। एक ये थी कि जनाब हर चीज़ मॉडल होनी चाहिए, ग्राफ होनी चाहिए, और एक थी नेचुरल लैंग्वेज। लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग अहमियत की हामिल है। तो ज़्यादातर चीज़ें हम नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो पश्तो हो। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि हमारा टेक्स्ट ज़्यादातर अंग्रेज़ी में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ अंग्रेज़ी, और इसलिए हम उसको डॉक्यूमेंट को अंग्रेज़ी में लिख लेते हैं और उसमें मॉडलिंग कर लेते हैं। जो इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद हम मॉडलिंग पढ़ेंगे, DFDs और यूज़ केस कम से कम 2 पढ़ेंगे, और उसको कैसे लिखा जाता है, रिक्वायरमेंट लिखी कैसे जाती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल क्या करती है, ग्राफिकल ये करती है जो लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। ठीक है ना। डेटा की रिलेशनशिप लिखती है, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेसेस। ठीक है, तो हम देखेंगे, हम ये मॉडलिंग थोड़ी सी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो लॉजिकल फ्लो पढ़ेंगे। ठीक है, और तो ये है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी अंग्रेजी यानी नेचुरल लैंग्वेज कोई भी,
और मॉडल्स का, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में दोनों चीज़ें होती हैं, फंक्शनल भी होती है, नॉन फंक्शनल भी होती है, दोनों इम्पोर्टेंट है। और कोई इसको BRD कहता है, कोई SRD कहता है, कोई सिस्टम स्पेसिफिकेशन। हम इसको किताब के हवाले से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहेंगे। ठीक है ना। अनलेस ऑल रिक्वायरमेंट्स आर रिटन इन एन ऑर्गेनाइज्ड, अभी ऑर्गेनाइज देखेंगे जब भी हम एक टेम्पलेट देखेंगे ऑर्गेनाइज कैसे होता है कि पहली चीज क्या होगी, दूसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज क्या होगी। ठीक है, बहुत डिटेल में इसको अगर आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे मेरे से 7th सेमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ठीक है, बहुत दफ़ा होता है कि कोर्स नहीं भी दिया जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड हो, रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, यानी आप ऐसे लिखी जाए जो आसानी से समझ में आ जाए। तो एक तरीका ये होता है कि हम डॉक्यूमेंट देने के बाद कस्टमर के पास चले जाते हैं और उसको समझा देते हैं। ठीक है ना। तो आखिरी चीज क्या लिखी है, SRS प्रिसाइसली स्टेट्स फंक्शन एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो अगर आपको 4 स्क्रीन है तो उसमें क्या क्या फंक्शन होंगे, क्या कैपेबिलिटीज होगी, 40 स्क्रीन है तो क्या होगा, छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो थोड़े से स्क्रीन होंगे, थोड़ी सी रिपोर्टें होंगी, ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा स्क्रीन, ज्यादा रिपोर्टें होंगी। ठीक है, SRS की क्या करता है, जब आपके पास स्कोप ऑफ वर्क आ जाएगा तो आप उसको प्लान करेंगे, डिजाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, तो ये उसकी बेसिस है। ठीक है ना। तो कितना काम करना है उसकी बेसिस पे डिजाइन कोड प्लान होगी। थोड़ा काम है तो थोड़ी एफर्ट लगेगी, ज्यादा है तो ज्यादा लगेगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो कल भी बात हुई थी कि ये रिक्वायरमेंट है, इसमें डिजाइन और टेस्टिंग और कोडिंग की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग है। फिर एक और काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपर्स एंड कस्टमर्स शुड नॉट मेक एनी अजम्पशन। ना कस्टमर को अजम्पशन बना अज्यूम करना चाहिए चीज़ें चली जाएगा, सही होगा, अच्छा होगा, या ऐसा ही होता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अजम्पशन है। और ना ही डेवलपर को कोई अजम्पशन है कि शायद ये ऐसे ही होगा, शायद नहीं भाई, आप पूछ लें, फ़ोन करें, मेल भेजें। ठीक है ना, शुड नॉट मेक एनी अजम्पशन, क्योंकि ये अजम्पशन और कंस्ट्रेंट जो है वो प्रोजेक्ट के आउटपुट को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा भी था अजम्पशन क्या होता है, कंस्ट्रेंट क्या हो सकते हैं, तो उस डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन बहरहाल ये अजम्पशंस और कंस्ट्रेंट जो है ना आपके आउटपुट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिलीवरी या सोल्यूशन जो है वो। ठीक है, इफ एनी डिजायर्ड कैपेबिलिटी डज नॉट अपीयर समवेयर इन द रिक्वायरमेंट एग्रीमेंट, नो वन शुड एक्सपेक्ट इट टू अपीयर इन द प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, इसमें वो तो है नहीं, अच्छा वो तो है नहीं, लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट में भी नहीं है। हाँ, वो तो मैंने कहा था आप दे ही देंगे। तो ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन देते हैं हम जाके कस्टमर को कि भाई जो कुछ सॉफ्टवेयर में चाहिए वो आप बताएंगे और इसमें डॉक्यूमेंटेड होगा। अगर आपने बताया नहीं है और डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम तो मैजिशियन नहीं है, हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना। जो आप बताएंगे वो मिल जाएगा, जो नहीं बताएंगे वो हम कैसे दे पाएंगे। ठीक है ना, कोई जादू तो है नहीं कि आपका दिमाग पढ़ लें, आपके दिल में लें और दिमाग में क्या है। तो ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन होती है, इफ यू मिस समथिंग देन आई विल डेफिनेटली मिस। ठीक है ना, ये ऐसे ही जैसे दर्जी के पास जाके कोई बताए नहीं कि मुझे क्या चाहिए और एज्यूम कर लेगा उसको मिल जाएगा, तो दर्जी के पास भी ऐसे नहीं हो सकता, तो सॉफ्टवेयर वालों के पास भी ऐसे नहीं हो सकता। तो ठीक है ना, तो वो पता नहीं क्या समझते हैं। ठीक है, तो कुछ गलत एक्सपेक्टेशन होती है, गलत अजम्पशन होते हैं, तो वो आपको क्लियर करने की जरूरत है। जो चीज़ डॉक्यूमेंट में है वो मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट भेजा इसलिए जाता है कि इसमें कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई चीज़ आप भूल गए हैं, कोई चीज़ हमारी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, तो उसको सही कर लीजिए। ठीक है, याद है हमने पढ़ा था, हम मीटिंग करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर वैलिडेशन के लिए कस्टमर को भेजते हैं। तो वैलिडेशन यही है, आप देख लीजिए इसमें कोई चीज़ मिस तो नहीं है। दैट इज द लास्ट पॉइंट। क्लियर है, आखिरी वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात। ठीक है भाई, ठीक है, नाश्ता वाश्ता कर लिया है, नहीं कर लिया है, समझ में आ। यस सर। जी, यस सर। ठीक है। अब ये SRS किन किन लोगों को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है ना, तो देखिए, पहले तो कस्टमर को इम्पैक्ट करेगी,
जो भी लोग हैं जो इसमें बता रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन डाल दी है कि भाई ये होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट में आ गया है तो वो होगा। तो आपको उसी पर्सपेक्टिव से बनवाना है। फिर जितना स्कोप लॉग होगा, जितनी चीज़ें होंगी, उसी चीज़ों को प्लान करनी है प्रोजेक्ट मैनेजर ने। तो उसकी ऑडियंस में कस्टमर है, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, ये तीन लोग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, क्या लिखा हुआ है उसमें, क्या बनाना है, उसको प्लान करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर और कस्टमर ने बताया था। उसी फंक्शनैलिटी में से टेस्टिंग टीम ही टेस्ट केस बनाएगी, ठीक है ना, टेस्ट प्लान बनाएगी, टेस्ट केसेस बनाएगी, ठीक है। ये जो है ना, थोड़े से स्क्रीन है तो थोड़े से छोटा टेस्ट प्लान होगा, थोड़े से टेस्ट केसेस होंगे। लेकिन अगर बहुत सारे स्क्रीन है तो देख रहे हैं आप, ये सारी चीजें डिपेंड करी है किसके ऊपर। मेंटेनेंस टीम को मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी स्क्रीन है, क्या है, ठीक है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनेगा तो चेंज भी होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट राइटर बेस यूजर मैनुअल, अगर आप यूजर मैनुअल बना के दे रहे हैं, नॉर्मली एक अच्छे उसका यूजर मैनुअल होना चाहिए। ट्रेनिंग कैसे होगी, ठीक है। लीगल स्टाफ, बहुत दफ़ा ठीक है, आप उसमें चले जाते हैं, क्या नाम है, लॉ सूट्स में, गलती हो गई, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, कम होता है लेकिन बार चले जाते हैं आप उसमें। तो ये क्या बनाना था ये आप देख लेंगे, ठीक है। कुछ गाइडलाइन है, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए। तो क्या अवॉइड करना चाहिए, जरा पढ़िए। ठीक है, ये अवॉइड क्या करना चाहिए। पहली दफा तो होता है कि जब मुलाकात होती है डिफरेंट लोगों से तो डिफरेंट चीजें बताते हैं, ऐसा बात एक ही होती है तो टर्मिनोलॉजी या तो डिफरेंट होती है या बताने का स्टाइल मुख्तलिफ होता है, तो आप दोबारा से उसको नोट कर लेते हैं और उसको डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करते हैं ना मॉड्यूल वाइज, तो फिर आप देखते हैं यार ये तो वही चीज़ है। तो लेकिन अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप उसको दो दफ़ा लिख देंगे, दो दफ़ा लिखेंगे तो डिज़ाइन में भी दो दफ़ा चली जाएगी। तो रिडेंडेंसी को माइनस करना चाहिए, ठीक है ना, चीज़ों को दोबारा दोबारा ना लिखें। रिजॉल्व कर लें, टू बी डिफाइंड। मैंने बताया था ना कि कुछ चीज़ें होती हैं बताते बताते रुक जाता है, कहता है मैं कंफर्म कर लूँ ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है, मुझे तो ऐसे ही पता है लेकिन मैं पूछ लेता हूँ अपने बॉस से। तो वहाँ फौरन लिख दें, हम लिख देते हैं टू बी डिफाइन, यानी TBD लिख देते हैं इसमें, यानी ये वो बताएगा। फिर उसके आगे लिख देते हैं इसका क्या मतलब है, वो अपने चेयरमैन से पूछेगा या अपने बॉस से पूछेगा, तो नेक्स्ट मीटिंग में हम पूछ लेते हैं। वरना ये अनसर्टेनिटीज क्रिएट कर देती है कि भाई पता नहीं, हमें लग रहा है पूरा है नहीं है, लेकिन उसमें लिख देते हैं, ठीक है। तो फिर कोई चीज़ कंप्लीट है नहीं, कोई चीज़ एम्बिगिटी है, और फिर आप उसके अंदर एक रिस्क आ जाएगा, वो फिर वो सही करना पड़ेगा, रीवर्क आ जाएगा, ठीक है ना। यू हैव टू परफॉर्म रीवर्क। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना आखिरी वाली लाइन, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, तो फिर आप उसको सही करेंगे, रीवर्क करेंगे। एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर 2 है इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। तो इसमें क्या करते हैं, आप किसी से पढ़वा लेते हैं, इसको कहते हैं रिव्यू, किसी से रिव्यू करवा लेते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है ना। और ये भी फॉर्मल एक्टिविटी है, यानी जैसा डॉक्यूमेंट बनता है तो डॉक्यूमेंट पे रिव्यू होता है, उसकी रिपोर्ट बनती है, कितने दिन में पढ़ा गया, कितने घंटों में पढ़ा गया, कितने एरर्स आइडेंटिफाई हुए, तो रिव्यू करवा लेते हैं ताकि इंटरप्रिटेशन गलत ना हो। लिखी तो मैंने, लेकिन मुझे तो समझ में आ रही है, जो मुझे समझ में आ रही है क्या और लोगों को भी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो उसको डॉक्यूमेंट का रिव्यू करवा लेते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं इंस्पेक्शन एंड रिव्यू, ठीक है। नंबर 3 लाइन, ये बहुत होता है कि आप एक ही चीज़ को डिफरेंट नाम से लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो फलाने डिपार्टमेंट ने जो चीज़ बोली थी वो भी लिख लेते हैं, और फलाने डिपार्टमेंट, अच्छा बात एक ही होती है लेकिन टर्मिनोलॉजी दोनों की अलग अलग होती है। ये आपको जो उस वक्त समझ में आ रही होती है, तो टर्मिनोलॉजी का बहुत ख्याल रखना चाहिए और यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, वरना आप एडिशनल चीज़ें लिख देंगे कस्टमर में, ठीक है। आखिरी देखिए क्या लिखा हुआ है, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, चीज़ें स्लो नहीं होनी चाहिए। स्लो का क्या मतलब है भाई, अब मैं आपसे बोलूँ, अब आप में से अगर कोई गाड़ी चलाता है तो आपका स्लो और मैं, जाहिर सी बात है 50 साल क्रॉस कर चुका, तो मेरे स्लो में गाड़ी चलाने में फ़र्क होगा। मैं गाड़ी जब सड़क खाली होती है तो 20 की स्पीड पे दौड़ा देता हूँ, आप तो 50 से कम पे चलाते ही नहीं होंगे। तो अब ये स्लो और फास्ट जो है ना कैन बी डिफरेंट इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, तो इट हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक।
ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम 5 सेकंड होना चाहिए या 15 सेकंड होना चाहिए, ठीक है ना। ये फास्ट और स्लो और अच्छा और बुरा जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं होता है, उसमें होता है भाई रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए। तो जैसे इंटरनेट से कनेक्टिविटी वाला है, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी 15 मिनट 15 सेकंड के अंदर ना हो तो 16वें मिनट में वो टाइम आउट करके बाहर निकाल देता था पहले ज़माने में, ये आज से 5-6 साल पहले। तो इंटरनेट वाली एप्लीकेशन को ये कहते थे कि अगर उसकी कनेक्टिविटी 16 सेकंड में नहीं है तो फिर ये नहीं चलेगा, तो दैट इज़ अ प्रीरिक्विजिट। तो ये फास्ट स्लो जो भी है रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए जनाब? उसका रिस्पॉन्स टाइम 30 सेकंड होना चाहिए, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। अब ये थोड़ी सी बैकग्राउंड पढ़ने के बाद अब हम आई ट्रिपल ई का, अच्छा एक चीज़ बताऊं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस से नहीं आई हैं। आई ट्रिपल ई, हालांकि आप कहेंगे ये तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो आपकी कंप्यूटर साइंस भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही आई है, ठीक है ना, और फिजिक्स से आई है। तो डोंट कंसीडर दिस एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो आई ट्रिपल की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टार्ट हुई। तो इसका टेम्पलेट का नाम है 830 स्टैंडर्ड, इसको नोट कर लेंगे और इसको ज़रा सर्च कर लेंगे। इसको हम ज़रा पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे काम आएगा। कहाँ पर? ये हमारे 5वें सेमेस्टर में, सॉरी 5वां कह रहा हूँ, 7वें सेमेस्टर में, ठीक है। अभी पढ़ लेंगे, इसको याद करके रख लेंगे और फिर जब FIP बनाएंगे 7वें सेमेस्टर में तो ये हमारे काम आएगा। इसका टेम्पलेट देख लेते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत स्टैंडर्डाइज हैं। है क्या स्टैंडर्डाइज का मतलब? बहुत सारे PhDs ने इस पे अंडरस्टैंड किया होगा कि रिक्वायरमेंट कैसे लिखी जानी चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अंडरस्टैंड किया होगा और फिर देखा होगा इनमें से कौन सी चीज़ें, जैसे हमने कहा था ना अच्छा वाला प्रोसेस अडॉप्ट कर लेते हैं, तो अच्छी वाली टेम्पलेट कौन सी है, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को हमने एक जगह जमा कर लिया और एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना लिया, ठीक है ना। तो ठीक है, तो IEEE का स्टैंडर्ड अवेलेबल है, इसको हम देख लेंगे। अब इसमें जो कौन सी चीज़ है जो हमारी समझ में नहीं आ रही उसको छोड़ देंगे, बोल देंगे नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो इवन इफ यू आर स्टैंडर्ड टेम्पलेट यू कैन मॉडिफाई द टेम्पलेट, ठीक है ना। फिटनेस फॉर यूज, यानी आप कहेंगे भाई हमारे ये काम की नहीं है, हमारे ये काम की नहीं, इसको डिलीट कर दो यार, ठीक है ना। आखिरी चीज देखिए, इंक्लूड्स अ टेबल ऑफ कंटेंट एंड रिवीजन हिस्ट्री। अच्छा ये जब मैं FIP की कंटेंट देखता हूँ तो उसमें रिवीजन हिस्ट्री क्योंकि पढ़ाई नहीं गई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या बच्चों को उसका अंदाज़ा नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी मुझे एक FIP की पॉलिसी बनाने को दी गई है, तो FIP की पॉलिसी में उसमें बकायदा रिवीजन हिस्ट्री है, किस किस ने क्या कमेंट दिए, वो कमेंट कहाँ रिफ्लेक्ट हुए, वर्जन कितनी दफ़ा चेंज हुआ। तो 5 दफ़ा चेंज हो चुका है वो, वर्जन 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 हो चुका है। लेकिन वो क्यों हुआ है सब लिखा हुआ है उसमें, किस तारीख को किस साहब ने क्या बताया था। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको ट्रेस हो सके कि रिक्वायरमेंट कैसे चेंज हो रही है या पॉलिसी कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसमें रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है सारे इसके अंदर, तो रिवीजन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका फिल होना ज़रूरी है। ये पहला सेक्शन है इसका, देखिए पहले सेक्शन में क्या होता है। अभी मैं ये पढ़ाऊंगा, उसके बाद सैंपल पे ले जाऊंगा, फिर हम दोनों को पढ़ेंगे ताकि हम थ्योरी ना पढ़े, ठीक है। तो पहले वाले में क्या चीज़ होती है? इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस करता है, ओवरव्यू ऑफ द रीडर के भाई क्या है, ये चीज़ें होंगी, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। होती तो बहुत सारी चीज़ें, पर्पस, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, याद है हमने कहा था कि फंक्शनैलिटी से पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई होना चाहिए, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव। फिर अगर आप कन्वेंशन लिखना चाहें, जैसे अगर आप SRS के लिखते हैं तो आप कन्वेंशन लिखते हैं ना, हेडिंग इतनी बड़ी होगी, ये इतना बड़ा होगा, इतना नंबर होंगे, तो ये डॉक्यूमेंटेशन की कन्वेंशन है या फॉर्मेट है। अगर आपको पहले से पता है तो ना लिखें। फिर प्रोजेक्ट का स्कोप लिखना जरूरी है, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो असल में जो प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो प्रॉब्लम की वजह से ये सोल्यूशन आपको मिलेगा। और कोई रेफरेंस है डॉक्यूमेंट का कि ये जो डिटेल है इस डॉक्यूमेंट में देख लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ रोक रहा हूँ और मैं एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जिसमें आपको एग्जांपल दिख जाएगी ताकि आप समझ पाए कि थ्योरी नहीं है, कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो जस्ट होल्ड ऑन और लेट मी ओपन अप ए डॉक्यूमेंट।
डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आप लोगों को दिख रहा है भाई? यस सर। ठीक है, तो ये SRS का फॉर्मेट है। इसमें वही आपको 6 चीजें नजर आएंगी। तो पहली चीज क्या है? तो ये उसका नाम है प्रोजेक्ट का, कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम। ठीक है, मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो इसका वर्जन 1.1.1.0 और ये पुराना डॉक्यूमेंट है। ये कार्ल वीगनर जिसकी किताब है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की, उसने बनाया है। तो आई एम को ऑथर नहीं हूँ मैं, एक्चुअली सिर्फ नाम लिख दिया अपना। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, कंटेंट, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, और ये पहली वाली चीज है प्रोजेक्ट का स्कोप जो भी हम देख रहे थे, और पर्पस। ठीक है, इसको जरा देख लेते हैं। ये है हिस्ट्री, ठीक है ना, ये कार्ल वीगस ने लिखा, फिर ये चेंज किया, ये क्या। अब ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन है, पर्पस, स्कोप, ठीक है, जो भी हमने देखा था। तो इसमें क्या लिखा हुआ है जनाब? एक कैफेटेरिया ऑफ ऑर्डर सिस्टम बना रहे हैं और वो हाई प्रायोरिटी है और ये होना चाहिए। और पढ़ लीजिए इसको, ये मैंने भेज भी दिया अपलोड। इसमें क्या होगा? इसमें एक स्कोप आइडेंटिफाई किया है, विजन एंड स्कोप। तो विजन एंड स्कोप के लिए उसने कहा कि अलग डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए। ये तो मैं ये भी दिखा दूंगा। COS का मतलब है कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम का विजन एंड स्कोप। तो वो डॉक्यूमेंट में दिखा दूंगा कि विजन क्या चीज़ होती है, स्कोप। डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स है, इसके लिए बना हुआ है। लेकिन बहरहाल बताने का मकसद ये है, मैं दोबारा से जा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। पर्पस क्या है, सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं, और इसका स्कोप क्या चीज़ है, ठीक है ना, ये स्कोप क्या है, ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? फिर नंबर 2, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम, ठीक है ना, यूजर क्लासेस क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो इसमें हमने एक ओवरऑल डायग्राम बनाई हुई है, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम या DFD का लेवल 1। तो ये हमने कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम बनाया। मैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल आपको ये सिस्टम बनाना है। तो ये उसके एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, इसमें पेरोल भी इंटीग्रेट होगा, इसमें इन्वेंट्री सिस्टम भी इंटीग्रेट होगा। ये एम्प्लॉई हैं, ये कैंटीन का मैनेजर है, ये कैंटीन का स्टाफ है, ये डिलीवरी स्टाफ है। ठीक है, तो हम दोबारा से वहाँ चले जाते हैं और दोबारा से, ठीक है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट बनेगा कि पहली चीज़ क्या होगी, पर्पस होगा, क्यों बना रहे हैं, फिर प्रोजेक्ट का स्कोप होगा। नंबर 2 होगा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, कि प्रोडक्ट में क्या क्या होगा, प्रोडक्ट में फीचर्स क्या होंगे। बहुत डिटेल नहीं होगी, लेकिन बहरहाल क्लासेस कितनी होंगी, कोई अजम्पशन है, कोई डिपेंडेंसीज है, ये करेक्ट वो है, स्केलेटन है, 1 2 3 4 5 6 तक होंगे। ठीक है, तो मैं क्विकली दिखा देता हूँ आपको। हाई लेवल ओवरव्यू होगा, लेकिन जो डिटेल होगा वो सेक्शन 3 में होगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम कैफेटेरिया में ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें कितनी स्क्रीन होंगी, यूज केस क्या होगा, वो चैप्टर 3 में होगा। ठीक है, सेक्शन 3 में सिस्टम्स के फीचर्स, यूज केस होंगे, यूज केस लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, मैं देखूंगा, इसलिए हम यूज केस पढ़ेंगे कि यूज केस अगर लिखने हैं मुझे रिक्वायरमेंट में तो मुझे आना चाहिए। तो इस लेक्चर के बाद मैं आपको पहले DFD पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद यूज केस पढ़ाऊंगा। क्लियर हो रही है बात? ये सारी चीजें थ्योरी नहीं है, सैंपल को भी देखते जाएंगे। तो ठीक है, तो पहले वाले में अब सेक्शन 2 में हमने थोड़ा सा देखा कि हाई लेवल, सेक्शन 3 में बहुत डिटेल के अंदर इससे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ये एक्चुअली स्क्रीन्स और की वो है, समझ लीजिए, मतलब इससे आप ड्राइव करेंगे कि क्या बनाना है। ठीक है, तो सिस्टम का फीचर होगा, प्रायोरिटी होगी। याद है हमने कहा था क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, तो प्रायोरिटी अभी बनाना है, बाद मीडियम है, हाई है, लो है। फिर ये सीक्वेंस, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं वर्ड क्राइटेरिया ऑफ ट्रेसेबिलिटी को छोड़ रहा हूँ। किसी वक्त मैं आपसे डिटेल में, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कौन से लेक्चर में ये रखा हुआ है, तो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रेसेबिलिटी। ठीक है ना, लेकिन बहरहाल ये है कि रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन पे, डिज़ाइन को कोडिंग पे, और कोडिंग को टेस्टिंग पे ट्रेस होना चाहिए। कोई चीज़, अभी हमने पढ़ा कि कोई चीज़ TBD की नोटेशन बहुत यूज होते हैं, अगर कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है तो आप ये लिख देंगे। ठीक है, हायरार्की को नंबर दे देंगे, ये 1 है, जैसे ना ये रिक्वायरमेंट 1 है, इसकी कोई सब हेडिंग है तो 3.
1.1, 3.1.2, 3.1.2, ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो हम देखेंगे जरा आगे चल के, ठीक है। अब ये शायद आपने नहीं पढ़ी होगी या आपके जहन में नहीं होगी, एक्सटर्नल इंटरफेस। एक्सटर्नल इंटरफेस का मतलब ये है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर को किसी चीज़ के साथ, हार्डवेयर के साथ या सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो आइसक्रीम मशीन को चलाती है, तो आपका सॉफ्टवेयर जो वो आइसक्रीम की मशीन के साथ इंटरफेस होगा, तो वो इंटरफेस कैसे होगा यहाँ पर लिखेंगे। या ये मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो कैफेटेरिया के इन्वेंट्री सिस्टम से इंटीग्रेट होगा, तो आपको बताना होगा कि कैसे इंटीग्रेट होगा, कौन सी चीज़ यहाँ से पुश होंगी, कौन सी चीज़ वहाँ से पुल होंगी। और ये कैफेटेरिया का सिस्टम जो है वो हमारे पेरोल से भी इंटीग्रेट होगा। तो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ अभी आपको बताना है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो इन लोगों सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट होगा। क्लियर हो रही है बात। एक्सटर्नल इंटरफेस का मतलब है किस चीज़ से जुड़ेगा, किस चीज़ के साथ इंटीग्रेट होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। ये एसआरएस के अंदर बहुत गलती करते हैं, जब 7th सेमेस्टर में देखता हूँ, क्योंकि शायद रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बात पढ़ी नहीं होती है तो बेचारों को समझ में नहीं आती है, तो वो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंटरफेस में लिख देते हैं टूल्स, कि जी जावा होगी और डेटाबेस होगी और ये होगा। भाई उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है ये सॉफ्टवेयर और किस किस से इंटीग्रेट होगा। तो आप अगर नहीं होगा तो आप लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। जैसे अगर आप कोई फेसबुक की एपीआई बनाते, कोई यूटिलिटी बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है फेसबुक की एपीआई से अटैच होगी और फिर वो जाके फेसबुक से डेटा पुश करेगी या पुल करेगी, नॉर्मली पुल करती है। तो आप बताएंगे ना कैसे इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। क्लियर है और ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है भाई। यस। ठीक है। नंबर 5 क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आप परफॉर्मेंस की जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन नॉर्मली लिखना चाहिए, खासतौर पर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट इफ एनी, ठीक है। तो कस्टमर से पूछ लेंगे, कस्टमर कहता है मुझे नहीं पता, आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए या नेटवर्क डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए, तो आप उनसे पूछ लेंगे, उनका कंसर्न नहीं है। तो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट और ये सारी चीज़। आखिरी चीज़ है जो आप लिखते हैं ग्लॉसरी, और जैसे टर्मिनोलॉजी होती है ना, मैं एक जगह गया तो वो एस आर एम कर रहे हैं, अब सॉरी DSR, और वो हर आदमी DSR बोले जा रहा है, NSM बोले जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है DSR क्या चीज़ होती है। डेली सेल्स रिपोर्ट, अब उनके लिए तो वो सुबह शाम डेली सेल्स रिपोर्ट, NSM नेशनल सेल्स मैनेजर, मेरी समझ में नहीं आ रहा ना NSM, भाई बताओ ये NSM क्या होता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आप लिख लेंगे कि भाई जो मैंने इस्तेमाल किए हैं NSM। NSM क्यों लिखते हैं, इसलिए कि वो जो रीडर है वो नेशनल सेल्स मैनेजर नहीं पढ़ता है, वो NSM DSR उसको मुंह पे चढ़े हुए हैं 15 साल से 10 साल से, ठीक है। तो वो टर्मिनोलॉजी आप लिख लेते हैं, ग्लॉसरी लिख लेते हैं। फिर अगर आपने कोई मॉडलिंग बनाई हुई है, या तो आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे या आप सेपरेट डॉक्यूमेंट बना देते हैं कि भाई ये जो डिटेल है वो यहाँ मिल जाएगी आपको, फलानी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी, तो इंडेक्स है ये। तो ये ऑर्गेनाइज तरीका है उसका बनाने का, ठीक है। तो अब हम इसको 6 सेक्शन हमने देखे हैं, 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा ज़रा फोकस 2 और 3 पे होगा, लेकिन बाकी इंपॉर्टेंट भी हैं, इनको हम ज़रा देख लेते हैं वन बाय वन। और ये मैंने ऊपर डाल भी दिया है इस पे LMS पे, तो ज़रा देखेंगे, तो मैं इसको दिखाता हूँ और नेक्स्ट उसमें हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ठीक है, अब ये वो डॉक्यूमेंट आ गया। पहले इसकी मैं टेबल ऑफ कंटेंट दिखा देता हूँ। देख रहे हैं आप, ये नंबर 1 क्या था, पर्पस और रेफरेंस। नंबर 2 क्या है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नंबर 3 क्या है, फीचर्स। नंबर 4 क्या है, एक्सटर्नल इंटरफेस। नंबर 5 क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नंबर 6 नहीं है, मतलब ये वही है कि अपेंडिक्स कोई अगर आप हैं तो यहाँ डाल देंगे, ये वही है जो हमने अभी पढ़ा है। और ये IEEE का है, फॉर्मेट है, तो कार्ल विगनर ने भी कोई अपना नहीं बनाया हुआ है, ये वहाँ से कॉपी किया और वो यूज़ कर लिया इसको। तो पहले वाली चीज़ में ये लिखा हुआ है जनाब, SRS डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिलीज। पहले रिलीज की बात हो रही है, और इसमें क्या बनाएंगे जनाब, हम एक
कंपनी का नाम है प्रोसेस इम्पैक्ट। उसके एम्प्लॉय के लिए हम कि अगर ऑफिस आते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आप DHS सुपा यूनिवर्सिटी तो बहुत छोटी है, लेकिन मैं किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी में जहाँ बहुत दूर दूर तक फैली हो, जैसे कराची यूनिवर्सिटी है या हमारी पुरानी यूनिवर्सिटी थी, या कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ पर दूर दूर लोग हों और जाके कहीं खाना खाना पड़ता हो, और कोई फैक्ट्री हो सकती है नॉर्मली, तो फैक्ट्री में खाना खाना के लिए दूर जाना पड़ता है, तो टाइम वेस्ट होता है। आप अपना ऑफिस छोड़ के जाएंगे, लाइन में लगेंगे, जैसे होता है ना बड़ी फैक्ट्री में कैफेटेरिया होता है, तो उसी तरह है कि जनाब कैफेटेरिया है बहुत दूर है, जाने आने में आधा घंटा लगता है, या फिर खाना खाने में तो 1 घंटा तकरीबन ज़ाया होता है, और वहाँ अगर 800 एम्प्लॉई हैं तो आप अंदाज़ा कर लें। तो अगर ऐसा हो कि मैं खाना ऑर्डर कर दूं, अब ये सारी डिटेल लिखी हुई है, दिस इज द प्रोडक्ट फीचर, ठीक है, अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि अभी क्या है कि जी मैनुअल होता है और टेलीफोन पे प्रोसेसिंग होती है, फिर हम चाहेंगे कि जनाब वो टेलीफोन पे ना हो, इंटरनेट के थ्रू हो जाए, ठीक है। तकरीबन 600 स्टाफ हैं, तो हम चाहेंगे कि जी 50% 60% यूज़ करना शुरू हो जाएं, ठीक है। तो ये उसका है कि जी कैफेटेरिया, अब ये वो स्टाफ है, ये मील ऑर्डर कर सके, और फिर मील ऑर्डर करने से पहले मेन्यू देख ले, ठीक है, फिर उसका सब्सक्रिप्शन देख ले, यानी उसका, अब ये जो पैसे हैं ना आपके डिडक्ट नहीं होंगे, यानी आपको वहाँ जाके पैसे नहीं देने होंगे, आपकी आपके पेरोल से कट जाएंगे क्योंकि आप एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, अब मैं, ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, ठीक है, ये मेंशन करना चाहिए, और अजम्पशन एंड डिपेंडेंसीज कोई हैं तो जनाब पेरोल से कनेक्टेड होगा, अवेलेबिलिटी तो इसका मतलब है फलाने सिस्टम से इंटीग्रेट होगा, ये सिस्टम का फीचर है, आप देख रहे हैं। ऑर्डर मील एक फीचर है, फिर कहाँ गया, चलिए एक ही फीचर लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो 3.1 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन प्रायोरिटी। अब ये देखें ना ऑर्डर प्लेस, ये ऑर्डर प्लेस जो है ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये उसकी डिटेल लिख दी, इसका यूज़ केस लिखा जाएगा, तो वो मैं थोड़ा सा अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ कि मैं फिर वो मेरा बैकग्राउंड है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, मैं उसमें डिटेल में चला जाता हूँ, तो बस ये लिखने का तरीका है, तो ये उसकी सैंपल है, इसको ज़रा देख लीजिएगा, और जब आप, ये आपके पास होना चाहिए, जब आप एक सेमेस्टर के बाद लिख रहे होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए जी इस तरह से होता है, तो उसके मैं यूज़ केस भी आपको दे दूंगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये किस तरह से लिखा हुआ है इन्होंने, इसका नाम ऑर्डर कन्फर्म प्रॉम्प्ट, ऑर्डर कन्फर्म नॉट, ठीक है। अभी उससे नाम से जाहिर हो रहा है यूनिट चेंज, यानी अगर मैंने ऑर्डर किया था एक, तो अब मैं 2 कर रहा हूँ, 2 नहीं तो 3 कर रहा हूँ, तो यूनिट चेंज, ऑर्डर यूनिट फूड, मेन्यू अवेलेबल, अभी सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, नाम कैसे अच्छे अच्छे रखे हुए। ऑर्डर डिलीवरी टाइम, ऑर्डर डिलीवरी टाइम का मतलब है कि किस वक्त किया था और कौन सी लोकेशन से किया है, कहाँ मुझे चाहिए डिलीवरी लोकेशन, कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने 10 बजे ऑर्डर कर दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे 1 बजे चाहिए और यहाँ मेरे ऑफिस में चाहिए, तो डिलीवरी टाइम और उसकी लोकेशन, तो वो जनाब कोई आदमी मुझे आके डिलीवर कर जाएगा ऑफिस में, मैं खाना खा लूँगा, तो मेरा वक्त आने जाने में नहीं लगेगा, ये सारा कुछ है, तो दीज आर द एडवांटेजेस। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है, कोई चैलेंज तो नहीं है कोई। अब ये बहुत डिटेल है, लेकिन हम इतनी डिटेल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इतनी डोमेन नॉलेज नहीं है, लेकिन हम इस फॉर्मेट पे लिखे हैं, ये फॉर्मेट लिखेंगे तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो कर पाएंगे। अब ये वो चीज़ है कि देखिए, अब हमने तो इससे पहले कभी रिक्वायरमेंट लिखी नहीं है आप लोगों ने, और 7 सेमेस्टर में आपको लिखनी पड़ेगी, लेकिन ये थ्योरी पढ़ने से होगा क्या कि हम एक अच्छा टेम्पलेट यूज़ कर पाएंगे IEEE का, तो जो हमारी समझ में नहीं आ रहा उसको हम छोड़ देंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि क्या क्या होता है इसमें, जैसे हमने देखा कि जी ये इंटीग्रेट होगा जनाब किससे, पेरोल से इंटीग्रेट होगा, देख रहे हैं आप, ये रेड कलर में लिखा है पेरोल से इंटीग्रेट होगा, तो यहाँ कहीं मेंशन किया हुआ है, कहाँ मेंशन किया हुआ है, कहीं मेंशन किया होगा, देखिए, ठीक है, मील पेमेंट ऑप्शन होगा, मील डिलीवरी होगा, तो ठीक है, तो पेमेंट कहीं है नहीं शायद, ये रहा सॉफ्टवेयर इंटरफेस, तो ये जो सॉफ्टवेयर क्या है आपके कैफेटेरिया से इंटीग्रेट होगा और पेरोल से इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना, तो ये 4 पॉइंट चीज़ है, तो हार्डवेयर से इंटीग्रेट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, जो हमने सेक्शन 4 रखा था
कि जी इसमें टूल नहीं लिखने हैं, इसमें लिखना है कि कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो इन्वेंटरी सिस्टम में ठीक है 1.1 1.2 1.3 ये आपने लिख दिया कि जनाब ये चीजें बताएगा कि अगर मैं ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई मुश्किल, कोई परेशानी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? एनी क्वेश्चन? सर क्लियर है। क्लियर है। चलिए चलिए तो हम अटेंडेंस ले लें आज और आज की क्लास को। कहाँ गई अटेंडेंस? अटेंडेंस ओके। चलिए तो अटेंडेंस बोल दीजिएगा और फिर हम इसको यहाँ कंक्लूड कर लेंगे। चलिए डील। अच्छा मैं जरा ये प्रेजेंट